नमस्ते बच्चों। हम अपने चैप्टर की फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गए हैं। तो चलिए आज चैप्टर का हम लास्ट पैरा पढ़ते हैं। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. गाने और संकेत चिन्ह सिंबल दैट इमर्ज्ड जो उभरे ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हमारी आज़ादी की लड़ाई के दौरान सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर वे सारे गीत और वे सारे सिंबल हमें लगातार याद दिलाते हैं ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। इसकी याद दिलाते हैं कि हमारे देश की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है किसकी सम्मान करने की। किसका सम्मान करने की? डाइवर्सिटी का, विविधता का। मतलब हमारे देश में बहुत विविधता है, ये तो हम सभी पढ़ चुके हैं और हम सब देश के वासी अपनी इस विविधता का सम्मान करते हैं और इस सम्मान को करने की हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और ये परंपरा आज़ादी की लड़ाई के दौरान रचे गए और बनाए गए गीतों और संकेतों में हमें नजर आती है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आप सभी जो हमारा भारतीय ध्वज है उसकी कहानी जानते हैं? शायद कुछ बच्चे जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, तो हम एक अलग वीडियो के माध्यम से फिर किसी दिन इस कहानी को पढ़ते हैं। आज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. तो जो हमारा भारतीय झंडा था, जो आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारा भारतीय झंडा है। इसका नाम आप सभी लोग जानते ही हैं, तिरंगा। तो इस तिरंगे का इस्तेमाल हम सभी लोगों ने एवरीवेयर, प्रत्येक स्थान पर, भारत के हर एक स्थान पर अंग्रेजों के खिलाफ एक सिंबल के रूप में किया। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हमें जहां भी कहीं विरोध प्रदर्शन करना होता था तो हम अपने साथ इस झंडे को लेकर चलते थे। तो ये झंडा इस बात का संकेत था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद है भारत की खोज। अपनी किताब में इन्होंने लिखा था कि इंडियन यूनिटी के भारत के लोगों की एकता इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से थोपी गई है। इम्पोज मतलब कोई चीज जबरदस्ती थोपना। तो हमारी एकता बाहर से हम पर नहीं थोपी गई है, किसी ने जबरदस्ती हमसे नहीं कहा कि हमको एक होकर रहना है, बट रादर, लेकिन इसके बजाय इट वॉज समथिंग डीपर, ये बहुत गहराई में है, एंड विद इन इट्स फोल्ड, और इसकी बहुत सारी परतें हैं। एक के बाद अगर हम गहराई में देखते चले जाएंगे तो इसकी बहुत सारी परतें निकल कर आएंगी। मतलब हमारी एकता बहुत गहरी है, ऊपर से डाली हुई नहीं है। The widest tolerance of belief and custom was practiced. हमारे यहाँ जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, उनको सहन करने की सहनशीलता बहुत गजब है। वाइडेस्ट मतलब बहुत अधिक है, टॉलरेंस मतलब हमारे अंदर सहनशीलता किसकी? मान्यताओं को मानने की, रीति रिवाजों को मानने की। वॉज प्रैक्टिस्ड, तो इस तरह की सहनशीलता का अभ्यास यहाँ बहुत पहले के समय से किया जाता रहा है। एंड एवरी वेराइटी, और प्रत्येक प्रकार की वेराइटी को, प्रत्येक प्रकार की विविधता को एक्नॉलेज्ड, मान्यता मिलती है, हम स्वीकार करते हैं। हम किसी भी विविधता का कभी भी विरोध नहीं करते हैं, बल्कि उसको स्वीकार करके उसे अपनी यूनिटी में शामिल कर लेते हैं। एंड इवन एनकरेज्ड, और कभी कभी तो हम उसे प्रोत्साहन भी देते हैं, उसे बढ़ावा भी देते हैं। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज। नेहरू जी ने एक फ्रेज लिखा, एक फ्रेज जन्मा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि नेहरू जी ने ही हमें एक नारा दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता, विविधता में एकता। टू डिस्क्राइब द कंट्री, हमारे भारत का वर्णन करने के लिए, हमारे भारत को
अगर कहा जाए कि हमें किसी एक लाइन में वर्णन करना है तो नेहरू जी ने हमें ये एक नारा दिया कि भारत में अनेकता में एकता है। इंडियाज नेशनल एंथम, हमारे भारत का राष्ट्रीय गान, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जो एक महान कवि थे उन्होंने लिखा है, इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। और इस नेशनल एंथम को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उससे भी भारत की एकता के महान दर्शन होते हैं। इन वॉट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, किस तरीके से नेशनल एंथम इस एकता को दर्शाता है, इसके लिए हमें अपना नेशनल एंथम एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा और उसका मतलब भी समझना पड़ेगा। तो आप बच्चों का आज के दिन यही होमवर्क है कि आप नेशनल एंथम को लिखिए और उसका मीनिंग भी लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेशनल एंथम पढ़कर ज़रूर सुनाएंगे। चैप्टर यहाँ पर आपका बच्चों ख़त्म होता है। पिक्चर एक बार देख लेते हैं। ये पिक्चर है, ये जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हुए हैं, डिलीवर कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। 1947 में जब हमको आज़ादी मिली थी और हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था। तो उसी भाषण की तस्वीर आप बच्चों के सामने यहाँ पर दिखाई गई है। जब भी हम भाषण के लिए किसी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वो डिलीवर होती है, गिव नहीं होती है। जब हम भाषण देते हैं तो गिव स्पीच का इस्तेमाल नहीं करते, डिलीवर स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। नीचे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं 5। इन क्वेश्चंस को हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं ये हम देखते हैं। Draw up a list of different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? आपको एक अलग अलग त्योहारों की लिस्ट बनानी है जो आपके मोहल्ले पड़ोस में मनाए जाते हैं, और इनमें से कितने सेलिब्रेशंस कितने उत्सव ऐसे हैं जो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग और भिन्न भिन्न धर्मों के लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ? आपको क्या लगता है, हम भारत में रहते हैं और भारत में विविधता की एक महान विरासत है, तो ये इतने विविध देश में रहने से आपका जीवन किस प्रकार समृद्ध होता है, आपका जीवन किस प्रकार अच्छा होता है, आपको इसका उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? नेहरू जी ने भारत को डिस्क्राइब करने के लिए बोला था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो क्या आपको भी लगता है कि अगर हमें भारत का वर्णन किसी एक लाइन में करना है तो ये लाइन काफ़ी है? व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस क्योटेड अबव फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि नेहरू जी जब ये कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी या इंडियन यूनिटी को दिखाने के लिए जब ये लाइन बोलते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं? इस लाइन से, इस पंक्ति से उनका क्या मतलब है? फोर्थ क्वेश्चन है, अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकर विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। कल हमने जो एक कविता पढ़ी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो कविता लिखी गई थी, उस कविता में आपको उस लाइन को अंडरलाइन करना है जिसमें आपके अनुसार ये दिखाया गया हो कि भारत की जो एकता है वो रिफ्लेक्ट करती हो उस लाइन में। भारत की एकता के दर्शन आपको किस पंक्ति में होते हैं, वो पंक्ति आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज अनदर रीजन इन इंडिया। आपको भारत में कोई एक दूसरा क्षेत्र चुनना है एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, और उस क्षेत्र की आपको हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर के आधार पर एक स्टडी करनी है दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर, और देखना है कि वहाँ जिस प्रकार की विविधता आप देखते हैं वो विविधता वहाँ के इतिहास और भूगोल के कारणों से किस प्रकार संबंध रखती है। आर दीज हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, और आपको साथ में ये भी देखना है कि क्या हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर जो क्षेत्र के हैं क्या वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं या नहीं, हाउ, और बताना है कैसे। तो ये कुछ प्रश्न हैं, अगर आप इनके उत्तर लिख सकते हैं तो आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप नहीं लिख सकते हैं, आपको परेशानी होती है, तो हम एक अगली वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर को ज़रूर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चों।